हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है। लॉ ये बोलता है कि सर अगर किसी सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता है, वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ता है, तो करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे इमेजिन करो, अगर मैंने किसी सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, फिर उसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो आप मुझे बताओ कि करंट कब ज्यादा दिखेगा सर्किट में, उसी सर्किट में, सेम सर्किट में। तो आप बोलोगे सर सब जब हम 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तब करंट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, कौन मेजर करेगा करंट? एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है सर अगर वोल्टेज बढ़ाया इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो लॉ क्या लिखता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through the conductor is, बरोबर है ना, is directly proportional to the potential difference। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये फर्स्ट है ओम्स लॉ। अभी क्या करेंगे सर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन कैसे रिमूव करते हैं पता है मैथ में? अगर मैं बोलूँ ना A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू K टाइम्स B, बराबर। तो यहां पे लिखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I, और इसी कांस्टेंट को ओम भाई ने लिखा R और लिख दिया V इज इक्वल टू IR। सबसे जबरदस्त फॉर्मूला दे दिया, V इज इक्वल टू IR। और यहाँ पे R क्या होता है रे? R होता है सर, देखो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें होता है वो? वोल्ट में। I क्या है? करंट, किसमें होगा? उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और R क्या होता है? तो R होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या फिर वायर। R होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर मुझे R लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? R इज इक्वल टू V, इधर है V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये था ना। तो मुझे R का यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? जो V का यूनिट होगा उसको डिवाइड कर दो I के यूनिट से, और V और I का यूनिट तो अपने को पता है क्या है। R इज इक्वल टू, V का यूनिट है सर ओहम, V का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, बराबर, वोल्ट पर एम्पियर। और ये यूनिट अपन बोलेंगे नहीं, अपन बोलेंगे R का यूनिट ओहम। क्या है R का यूनिट? ओहम। R मतलब रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी समझाऊंगा। V बाय I, R का यूनिट क्या हो गया? ओहम। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चाहिए था गणेश? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच it opposes the flow of current। ठीक है, देखो ओम्स लॉ क्या था? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो through the conductor is directly proportional, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। I is directly proportional to V, या फिर लिखो V is directly proportional to I। तो लिखा V is directly proportional to I, तो लिख दिया V is equal to some constant into I। उस कांस्टेंट को ओम बाबा ने लिख दिया R, तो मैंने लिखा V is equal to IR। R क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर आपने यूज किया था, ठीक है। तो R इज इक्वल टू मेरा हो गया V अपॉन I।
आर का यूनिट क्या था, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और उसी को बोल दिया हमने ओहम। ठीक है, अभी सर क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अभी आप बोलोगे सर कॉपर तो गुड कंडक्टर है, तो वो अपोज क्यों करेगा, करेगा। हर एक गुड कंडक्टर रहे या बैड कंडक्टर रहे, हर एक मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज थोड़ा बहुत करता है। क्यों करता है, तो वो समझने के लिए अपने को वापस पहले वाला डायग्राम समझना होगा। पहले वाला डायग्राम क्या था अपना, चलो ये रफ करता हूं मैं, क्या था पहले वाला डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम बनाया था अपन ने कि सर ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है सेल का, और यहाँ पे निगेटिव लगाया है, और पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लग गया पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो रहे थे सर, निगेटिव से पॉजिटिव। तो अभी हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस ये वर्ड आया क्यों जिंदगी में, जिंदगी भर। अभी ये इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन पे मूव हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में आ गए कुछ कॉपर के एटम्स, कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इनके बीच में हो गया सर कोलिजन। क्या हो गया, कोलिजन, मतलब यहां से 100 जवान निकले, इधर से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ड्यू टू कोलिजन यहाँ पे 100 नहीं पहुंचे सर। किसके साथ कोलिजन हुआ, अरे भाई बीच में, अभी ये कॉपर का है कंडक्टर, तो कुछ कॉपर के एटम्स होंगे बीच में, कुछ आयंस होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हीट हो गया, तो ये कोलिजन होने की वजह से, ड्यू टू दिस कोलिजन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, अभी जो चीज भागती है उसके पास रहती है काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी चली गई सर हीट एनर्जी में। किसमें चली गई, हीट एनर्जी में। तो यहां से जो 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो यहां तक पहुंचे नहीं, 95 पहुंचे सपोज, बाकी के बीच में कोलिजन में शहीद हो गए। तो सर इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, समझा। यहां से निकल रहे इलेक्ट्रॉन, बीच में हो रहा है कोलिजन, किसके साथ कोलिजन हो रहा है, एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आयंस के साथ, ठीक है। तो इसीलिए करंट के फ्लो को थोड़ा अपोजिशन आया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आया, और उसी लिए ये वर्ड आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब समझा अभी, रेजिस्टेंस क्यों आता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी आप बोलोगे सर V बाय R, V बाय I, नहीं। चलो इस पे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा है, द पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट का, और उसमें से सर करंट जा रहा है, करंट I कितना जा रहा है, करंट जा रहा है सर 4 एम्पियर। आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V बाय I इज इक्वल टू हो गया R। ऐसे ट्राइंगल भी बताते हैं कुछ लोग, ये ट्राइंगल याद रखने का, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं कि ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़े। V इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है, V है सर 0.1, डिवाइड बाय करंट कितना फ्लो हो रहा था 4 एम्पियर, तो ये हो गया R। पॉइंट हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 बाय 40, तो 1/4 का वैल्यू आता है 0.25, कितना आता है 0.25, और उसको और 10 से डिवाइड किया, तो ये आपको जो मेथड से करना है करो, इसका आंसर आएगा 0.025 ओहम, 0.025 ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 0.1 वोल्ट का, करंट आ रहा था 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 0.02 ओहम का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें कि सर एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने दिया है, कितना दिया है सर 20 वोल्ट का, और उसमें से करंट आ रहा है 5 एम्पियर। सिंपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। फाइंड R फाइंड करना है, कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, टिंग कितना है ये 4 एम्पियर नहीं दादा, ओहम। कितना रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में 4 ओहम का। फिर सपोज क्वेश्चन, एक बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि सर
एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री, और उसमें से करंट आ रहा है सर, कितने वोल्ट पे चल रही है? ये है भाई इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? 220 वोल्ट का। घर में यही इतना ही आता है। और कितना करंट आ रहा है उसमें से? सर उसमें से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। वो पूछता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूं 110 वोल्ट का तो करंट कितना आएगा? क्वेश्चन समझा? कि भाई एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, इस्त्री है, उसको 220 वोल्ट पे चला रहे तो उसमें से करंट आ रहा 4 एम्पियर। तो इतना डेटा अगर है तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सर, बिंदास निकाल सकते हैं सर। लिखेंगे R इज इक्वल टू V बाय I, तो कितना होगा? 220 वोल्ट बाय 4, कितना होगा ये? 55 ओम। तो वो इस्त्री का रेजिस्टेंस कितना है? 55 ओम। अगर उस इस्त्री को अपन ने 110 वोल्ट पे चलाया तो कितना आएगा करंट? तो वो फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, बराबर है, तो V कितना है? 110 I इंटू 55, तो I इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 55 विच इज इक्वल टू 2। तो कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर। देखो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अगर किसी ने पूछा, ठीक है दिसते करें, अगर किसी ने पूछा 1 ओम का मीनिंग क्या है, तो 1 ओम का मीनिंग होता है सर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। जब आप किसी सर्किट में सर 1 वोल्ट की बैटरी लगा के उस पे 1 एम्पियर का करंट निकाल रहे हो तो मतलब उसमें रेजिस्टेंस है 1 ओम। अगर इतना समझा होगा, ठीक है। अभी ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ किसका? ग्राफ V और I का, V और I का ग्राफ। तो ये ओम का ग्राफ है, V वर्सेस I। यहाँ पे मैंने लिखा वोल्टेज, यहाँ पे लगाया करंट, और ग्राफ जब ओम ने प्लॉट किया, ओम वोल्टेज चेंज कर रहा था, I चेंज हो रहा था। ओम ने वोल्टेज 2 टाइम्स चेंज किया, करंट 2 टाइम्स बढ़ गया। वोल्टेज 4 टाइम्स बढ़ाया, करंट 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये इस टाइप का बनता है, ठीक है। सपोज ये एक कंडक्टर है जिसका एक ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। तो ये अगर आप ग्राफ ध्यान से देखेगा तो हर जगह ये ऐसा ग्राफ कहाँ पे बोलूँ मैं? ये ग्राफ होता है सर वेलोसिटी और टाइम का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ भी ऐसे ही आता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा है। किसी एक कंडक्टर का आया है, दूसरा एक कंडक्टर लेके आए, उसका ग्राफ देखा, उसका ग्राफ ऐसा आया V और I का। अभी ध्यान से देखना, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? सर इसका जो एंगल थीटा है ना वो कम है, इसका थीटा ज़्यादा है। मतलब इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं फिर भी I चेंज कम हो रहा है, ज़्यादा V चेंज कर रहे हैं लेकिन उतना I चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सर इसका रेजिस्टेंस जो है ये B का, ठीक है, और ये हो गया A। इसमें से आपको पूछा रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा सर B का रेजिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू A। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। समझा? मतलब स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ क्या देगा आपको? सर अपने को देगा रेजिस्टेंस। जैसे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था? एक्सेलरेशन ना। वैसे ही स्लोप ऑफ वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या देगा आपको? रेजिस्टेंस देगा। अभी रेजिस्टेंस की इतनी बात चल रही है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे होता है? V बाय I निकालते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड होता है? सर वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, ठीक है। वो बुक में लिखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या? सर 2 वायर लिया हमने, ये एक वायर है जिसका लेंथ L है और ये दूसरी वायर है सेम साइज की, सेम एरिया,
चलो एरिया बाद में आएगा। इसकी लेंथ है 2L, ठीक है, L और 2L। अगर आपको किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन 7 करोड़ के लिए कि भाई दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका लेंथ ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो ये इसको नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं A। तो दोनों में बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A बिकॉज लेंथ ऑफ B इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या था ये, रेडियस नहीं था, ये था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और सेकंड इक्वेशन लिखा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी दो इक्वेशन को कंबाइन करके अपना एक सॉलिड इक्वेशन आता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट L बाय A इंटू सम कांस्टेंट, और उसको लिखते हैं अपन रो। देखो ये तो पता है कि सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया सर। डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखा जिसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। कांस्टेंट अभी नया मेंबर आ गया, कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, और इस पे डिपेंड होता है कि रेजिस्टेंस कितना रहेगा सब्सटेंस का। रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, कैसे? अगर लेंथ चेंज हो गया, लेंथ चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब सब्सटेंस दुनिया में आया होगा ना, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी लेके आया होगा। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप लेंथ और एरिया चेंज कर दो, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। तो अभी देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे अपन R, रेजिस्टिविटी को यहीं पे रखते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। एरिया को इधर लेके जाएंगे, लेंथ को डिवाइड करेंगे, तो R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। अभी ये मत सोचना कि ये रो का फॉर्मूला है कि सर हम एरिया चेंज करेंगे, लेंथ चेंज करेंगे तो रो भी चेंज होगा। नहीं भाई, पानी का वॉल्यूम चेंज करने से डेंसिटी चेंज नहीं होती है ना, डेंसिटी हमेशा वन ही रहेगी। आप कैसे भी चेंज कर दो, बॉटल चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, वैसे ही आप एरिया और लेंथ कितना भी चेंज करो उससे रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा, 100% होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। समझा? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बताया मैंने, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इससे अपन ने निकाल लिया सर रो का यूनिट क्या आएगा, मीटर इंटू मीटर बाय मीटर गया, आ गया ओहम मीटर। ये हो गया सर रेजिस्टिविटी का यूनिट। किसी ने पूछा रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो बोलने का सर रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। समझा? रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब सर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल दो फ्लो ऑफ करंट। समझा भाई इतना? देखो क्या क्या देखा, ओम्स लॉ देखा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद देखा V इज इक्वल टू आई आर, आर था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम। फिर अपन ने दो ग्राफ निकाल के देखे, ग्राफ से पता चला कि जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ आता है वो स्ट्रेट आता है, लेकिन वो हर कंडक्टर का नहीं आएगा, सिलिकॉन का नहीं आता है। पर अपने को उधर जाने का नहीं है, अपने को बस देखने का है कि भाई ओमिक डिवाइस, सर्टन डिवाइस जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ते जाएगा। देखो इस वोल्ट पे ये करंट। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड कौन से फैक्टर पे, तो ये सर रेजिस्टेंस डिपेंड है लेंथ पे और रेजिस्टेंस डिपेंड है एरिया पे। लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नए मेंबर को लेके आए, उसका नाम है रो। इसका मीनिंग होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसका यूनिट आया ओहम मीटर, ठीक है। इतना समझा? अभी अगले लेक्चर में अपन रेजिस्टिविटी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर क्या होता है, देखो तीन चीजें आएगी, एक आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर आया रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, फिर आया रेजिस्टर। रेजिस्टर एक डिवाइस आता है जिसकी वजह से अपन
करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।